Good morning students, I am Priya, your science teacher, and today we are going to discuss the chapter 6, that is force, energy and machines. Force and energy and machines तीनों ही टर्म्स आपके लिए न्यू हैं, पर इस चैप्टर के बाद आपको इन टर्म्स का अच्छे से मीनिंग पता चल जाएगा. सो फर्स्ट इज फोर्स एंड इट्स टाइप. सबसे पहले फोर्स होता क्या है? पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुल या पुश करना वो कहलाता है फोर्स. जैसे कि आप शॉप्स में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, वहाँ जो वो मिरर वाला गेट होता है जिसके एक साइड पे लिखा होता है पुल और एक साइड पे लिखा होता है पुश. पुश यानी धक्का देना, पुल यानी अपनी तरफ खींचना. सो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुल और पुश ही फोर्स है. बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. और मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को यहाँ इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं, हम उसे घटा भी सकते हैं. टू टाइप ऑफ फोर्सेस, दो तरह के फोर्सेस होते हैं. वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अनदर वन इज फ्रिक्शनल फोर्सेस. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स exerted by the earth which pulls object toward its center is called gravitational force और gravity. Gravitational force वो force होता है जो अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट्स पे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ पुल करने के लिए. that is gravitational force. So the force exerted by the earth which pull object toward itself or its center. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इससे समझिए आप, जो राइप फ्रूट्स होते हैं, जो पका हुआ फ्रूट होता है किसी पेड़ पे, वो नीचे ही गिरता है ना अर्थ की तरफ, वो ऊपर क्यों नहीं जाता स्काई में? क्यों? क्योंकि जो अर्थ है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट है. इसीलिए जो राइप फ्रूट है वो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है. जब वो पक जाता है, जब वो टूटता है पेड़ से, तो वो अर्थ पे ही गिरता है बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ. सेम चीज़ बॉल में. अगर आप बॉल को ऊपर उछालते हो, एक बार के लिए वो ऊपर जाती है, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड्स वो वापस नीचे आती है. क्यों वो और ऊपर ही नहीं चली जाती है? वो क्यों फिर वो ऊपर ही स्टॉप नहीं कर जाती? क्यों आती है वो आपके पास दोबारा नीचे? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. बिकॉज जो अर्थ है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स बैक टू द अर्थ. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे लीव्स हैं, जो पत्तियां सूख जाती हैं, जो पेड़ों से झड़ती हैं, तो वो पेड़ों के ऊपर क्यों नहीं जाती? आसमान में क्यों नहीं जाती? वो पत्तियां नीचे अर्थ पे आती हैं. इसीलिए ही आती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्सेस. हाँ जी, एक चीज़ और रह गई ग्रेविटेशनल फोर्स में. जैसे कि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, बट स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इसीलिए वहाँ पे इंसान चल नहीं सकता. वहाँ पे इंसान उड़ता है, तैरता है वो वहाँ की एयर में. ही कांट वॉक, ही कांट स्टैंड. क्यों? बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता. नाउ द फ्रिक्शनल फोर्सेस. व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? व्हेन टू थिंग्स come in contact with each other, frictional force act between them. जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में एक स्पेशल फोर्स एक्ट करता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, व्हेन वी पुश बुक ऑन अ टेबल. जब हम किसी टेबल पे एक बुक पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं, थोड़ा उस पर जोर लगाते हैं बुक पे, तो वो बुक थोड़ी डिस्टेंस पे जाने के बाद अपने आप स्टॉप हो जाती है. इट स्टॉप आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस. कुछ दूरी के बाद वो बुक अपने आप स्टॉप हो जाती है. क्यों? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल. वो ऐसा क्यों हुआ? बुक क्यों रुक गई? क्योंकि बुक के बीच में और जो सरफेस ऑफ द टेबल है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स था. सो वी कैन क्लियरली से दैट फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोक देता है आफ्टर अ सर्टेन distance.
एनर्जी एंड इट्स टाइप। अब आता है एनर्जी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को कहते हैं एनर्जी। आपको एनर्जी कैसे मिलती है? बाय फूड वी गेट एनर्जी। नाउ देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, साउंड एनर्जी, मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। मैग्नेटिक भी होती है, इलेक्ट्रिकल्स भी होती है। इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होती है, साउंड एनर्जी जो साउंड से प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी उन अप्लायंसेस में होती है जो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। केमिकल एनर्जी द फूड वी ईट, इट हैव केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो काम हम करते हैं वो हम करते हैं बाय द यूज़ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे कन्वर्ट हो सकती है आइए देखिए। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। फूड में क्या है? केमिकल एनर्जी है जो कहाँ स्टोर हो जाती है? हमारी मसल्स में स्टोर हो जाती है। सो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। एंड व्हेन वी डू एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, रनिंग या कुछ भी हम काम करें ऐसा, तो फिर वो जो मसल्स में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी वो चेंज हो जाती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। सो वी कैन से दैट एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, विंड एंड वाटर ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी। हवा से और वाटर से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इन दोनों से भी हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे आजकल सोलर एनर्जी के तो काफ़ी सारे यूजेस हैं। सोलर प्लेट्स लगती हैं घरों में भी, स्कूल्स में भी, काफ़ी सारे बड़े बिजनेसेस में भी सोलर प्लेट, सोलर इंजन्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सनलाइट से चलती हैं। एंड बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी वी कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वर्क एंड सिंपल मशीन्स। पहले वर्क क्या होता है? वर्क यानी कि कोई भी काम। फोर्स हमने देख लिया कि क्या होता है, पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए सच दैट बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स अप्लाई किया जाए किसी भी बॉडी पे इस तरीके से कि जो बॉडी है वो मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी मूव करे, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करे, तो हम कहते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन। इसका मतलब कुछ काम हुआ है, वर्क इज डन। एंड इफ द बॉडी डजंट मूव ऑन अप्लाइंग फोर्स इट मीन्स वर्क इज नॉट डन। ओके, जैसे एक टेबल है, अगर आप उसको धक्का दोगे, आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो टेबल मूव करेगी ना, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इट मीन्स सम वर्क हैज़ टू बी डन। वर्क डन बाय यूजिंग सिंपल टूल्स कॉल्ड मशीन। जो वर्क है वो सिंपल टूल्स के द्वारा किया जा सकता है जिन्हें हम कहते हैं मशीन्स। सो हेयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन। सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एक स्लोपिंग सरफेस इज एन इंक्लाइंड प्लेन दैट मेक इट ईजियर टू मूव हैवी थिंग्स। एक स्लोपिंग सरफेस एक इंक्लाइंड प्लेन होता है जिससे कि हम हैवी थिंग्स को आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक फ्लैट बोर्ड है, उसे हम एक स्लैंटिंग पोजीशन में रख देंगे तो वो एक इंक्लाइंड प्लेन का काम करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है, कोई हैवी सा ट्रक है, ठीक है, और उसमें हमें कुछ सामान लोड करना है बट सामान बहुत हैवी है, हम उसे लोड नहीं कर सकते। सो ये होती है स्लैंटिंग पोजीशन। कार मत लो, यहाँ ट्रक ले लो। एक ट्रक है, उस पे हमने एक ये फ्लैट बोर्ड है, ये कोई बोर्ड है, ये हमने स्लैंटिंग पोजीशन में रख दिया, इसको स्लैंटिंग पोजीशन कहते हैं। ये ग्राउंड लेवल है,
ओके, स्लैंटिंग पोजीशन में हमने इसको रख दिया, तो हमारा जो भी सामान होगा उसे हम यहाँ से मूव करवा सकते हैं बाय अप्लाइंग लेसर फोर्स. सो दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन. ओके, स्क्रू. सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू अटैच थिंग्स. स्क्रू एक सिंपल मशीन है जो थिंग्स को अटैच करने में काम आते हैं. अगर हम डेफिनेशन बोलें प्रॉपर, तो स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन wrapped अराउंड अ सिलेंडर. एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक सिलेंडर की शेप में wrapped अराउंड है. ये एक सिलेंडर की शेप होती है. इट हैज़ पॉइंटेड एंड विच ड्रिल इनटू द ऑब्जेक्ट. इसका एंड जो है वो बहुत पॉइंटेड होता है जिससे कि ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाती है. एंड होल्ड द थिंग्स टुगेदर. स्क्रू का बेसिक मतलब है, इतना सब कुछ पढ़ के आप कहोगे कि मैम समझ ही नहीं आ रहा. स्क्रू मतलब होती है कील. आपने घर पे देखी है, ऐसी ही होती है. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, उसका जो पॉइंटेड नीचे वाला सरफेस होता है वो बहुत ही पॉइंटेड और शार्प होता है ताकि वो दीवार में या किसी भी चीज़ में जिसमें हम उसे लगा रहे हैं वो लग जाए. ठीक है, स्क्रू का बेसिक मतलब ये होता है. तो स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन wrapped अराउंड अ सिलेंडर एंड इट हेल्प अस टू अटैच द थिंग्स. उसमें एक पॉइंटेड एंड होता है विच ड्रिल इनटू द ऑब्जेक्ट्स एंड होल्ड द थिंग्स टुगेदर. वी यूज स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस. वी यूज स्क्रू ड्राइवर टू ओपन एंड अटैच द स्क्रू. स्क्रू को खोलने के लिए और अटैच करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्रू ड्राइवर. वेज्ड. वेज्ड क्या होता है? वेज्ड इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन दैट हैज़ वन स्लैंटिंग सरफेस, जिसका एक स्लैंटिंग सरफेस होता है एंड इट एंड इन शार्प एडजेस, और उसका जो एंड होता है वो शार्प होता है. स्लैंटिंग सरफेस, फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको ट्रक और बोर्ड का एग्जांपल समझाया था, वो स्लैंटिंग पोजीशन में होती है. तो सेम एज इन स्लैंटिंग सरफेस. वेज्ड एक सिंपल मशीन है जिसका एक स्लैंटिंग सरफेस होता है और शार्प एडजेस होते हैं उसके एंड पे. इट हेल्प टू कट द ऑब्जेक्ट्स. जब आपको ना ये नाम बड़े अजीब लग रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके एग्जांपल्स बताऊंगी ना इनके, तो आपको लगेगा कि ये तो डेली कॉमन लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं. वेज का एग्जांपल क्या होता है? एक्स और नाइफ. एक्स मतलब कुल्हाड़ी और नाइफ मतलब चाकू. अब इन एग्जाम्पल से समझिए इन चीज़ों को. एक्स कुल्हाड़ी, एक स्लैंटिंग सरफेस होता है, शार्प एडजेस होते हैं जिससे कि आप लकड़ियाँ काट सकते हैं. ओके. नाइफ भी शार्प एडजेस होते हैं और एक स्लैंटिंग सरफेस होता है जिसे आप पकड़ते हैं हाथ में. व्हील एंड एक्सेल. व्हील्स आर अटैच्ड टू द व्हीकल्स विद अ रॉड कॉल्ड एक्सेल. व्हील जो हैं वो व्हीकल्स में अटैच्ड होते हैं एक स्पेशल रॉड की हेल्प से, और उस रॉड को कहते हैं एक्सेल. ये जो अरेंजमेंट होती है व्हील और एक्सेल की, यही अरेंजमेंट हेल्प करती हैं इनको टू मूव द हैवी थिंग्स, जैसे कि बसेस, ट्रक. ये बसेस, ट्रक और जो कार्स हैं वो बहुत हैवी हैं बट वो ईजीली चल पाती हैं. क्यों? बिकॉज उनमें जो व्हील और एक्सेल की अरेंजमेंट है वो ऐसी है कि ये चीज़ें ईजीली मूव कर पाती हैं. सेकेंड थिंग इज़ द लीवर. Lever is a rod which help us to move load by applying less amount of force. Lever एक rod है जो कि हमें लोड को मूव करने में काम आती है by applying the less amount of force. कम amount of force अप्लाई करके. लीवर में एक सपोर्ट पॉइंट होता है जिसे फलक्रम कहते हैं. जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको लीवर बहुत अच्छे से क्लियर होएगा. सो लीवर की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ रॉड विच हेल्प अस टू मूव लोड बाय अप्लाइंग लेस अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इट हैज़ अ सपोर्ट पॉइंट कॉल्ड फलक्रम. ऑन वन साइड ऑफ द फलक्रम देयर इज़ अ लोड. फलक्रम के एक साइड पे लोड होता है और दूसरी तरफ से आप फोर्स अप्लाई करते हो. फॉर एग्जाम्पल स्पून, जैसे कि आपने कैन देखी होगी, जो बड़ी बड़ी कैन्स होती हैं उन्हें हम स्पून की हेल्प से खोल सकते हैं. तो अगर हम उनमें स्पून लगाते हैं उनके ढक्कन के पास, तो जब हम उस स्पून पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पून का जो वो पोर्शन होता है, स्पून का जो हैंडल होता है, स्पून का हैंडल वो एक्ट करता है हमारे लिए एक लीवर की तरीके से एक्ट करता है. क्यों? क्योंकि उस पर हम लोड लगा रहे होते हैं. और दूसरी तरफ क्या होता है? कैन होता है. तो लीवर जो स्पून का हैंडल होता है उस पर तो हम अपना अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, सो दैट इज़ लीवर. बट जो हमारा दूसरा सरफेस है जहाँ पे हमारा लोड है, कैन, हमें उसका ढक्कन खोलना है, तो कैन वहाँ पे किस काम आता है? कैन वहाँ पे लोड होता है. और लीवर पे हम क्या लगाते हैं? हम लीवर पे हम लगाते हैं
फोर्स। लीवर के और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे नेल कटर। नेल कटर पे आप देखिए, आप जहाँ से नेल कटर को प्रेस करते हैं वो तो हो गया लीवर, वहाँ आप अपना फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके नेल्स क्या हो गए, लोड, बहुत ही कम लेस अमाउंट ऑफ फोर्स से आप उसको कट कर देते हैं। पेयर ऑफ सीजर्स में भी क्या होता है, जो आगे का स्लैंटिंग सरफेस होता है जहाँ से कट होता है, दैट इज़ द लोड, और दूसरी तरफ जिनमें आप जो सीजर्स का बैक पोर्शन होता है जहाँ पे आप अपने फिंगर्स डालते हैं, वहाँ आप क्या करते हैं, वहाँ आप फोर्स अप्लाई करते हैं। फिशिंग रॉड में भी ऐसा ही होता है, जो रॉड आप पकड़ते हैं उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो थ्रेड नीचे होती है वो लोड का काम करती है। क्यों? क्योंकि आप फिशेस पकड़ रहे हो तो फिश क्या है, लोड है। ओके, नाउ पुली। व्हाट इज पुली? पुली इज अ व्हील विद ग्रूव। पुली जो है वो एक व्हील है विद ग्रूव। रोप्स मूव बिटवीन द ग्रूव्स। इन ग्रूव्स के बीच में रोप होती है, एक रस्सी होती है। इट हेल्प्स टू पुल हैवी लोड्स। ये हैवी लोड्स को आसानी से पुल अप करने में हेल्प करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेल, कुआं देखा है आप सबने, उसमें ग्रूव होता है, वो जो बड़ा सारा सर्कल होता है ना जिसमें से रस्सी पास आउट होती है, उसे हम कहते हैं ग्रूव। और हम उसे कह सकते हैं पुली, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक बड़ा सारा व्हील ही तो होता है, और व्हील के साइड में क्या होता है, ग्रूव, तो उसे हम कह सकते हैं पुली। और उस पुली के बीच में, ग्रूव के बीच में से क्या जाती है, हमारी रस्सी, जिससे एक बकेट अटैच होती है। सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल। कुएं से निकाला गया पानी। कुएं से आप बाल्टी भर के पानी निकालते हो तो आप उसको रोप को खींचते हो, आपको उतना फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता जितना आपको एक्चुअली अप्लाई करना पड़ जाए अगर पुली ना हो तो। सो पुली इज़ द व्हील विद ग्रूव and ropes move between the grooves and it helps to pull heavy loads just like bucket of water from the well। और दूसरा एग्जांपल है इसका क्रेन्स जो हैं वो बड़ी बड़ी हैवी कार्स को आसानी से लिफ्ट अप कर लेती हैं बाय द हेल्प ऑफ पुली। ओके, तो ये थे फोर्स क्या होता है, एनर्जीज क्या होती हैं, और कुछ सिंपल टाइप्स ऑफ मशीन की ये कहाँ कहाँ काम आती हैं, इनके बेसिक एग्जांपल्स क्या हैं। नाम तो ऐसे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है क्या है, बट इनके एग्जांपल्स बहुत आसान हैं। एंड आई होप अब आपको सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।